वीडियो में जानेंगे लोग एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 8 के चैप्टर नंबर 7 और 8 बाकी के चैप्टर मैंने कवर करा दी है। तो चैप्टर नंबर 7 है हास्यकरण की समझ। तो हास्यकरण की समझ में पहला पॉइंट है हास्यकरण की समझ, दूसरा है आदिवासी कौन है और आदिवासी और विकास, और हास्यकरण के कारण तो परंपराएं, भाषा, स्थिति, आय, शिक्षा, राजनीतिक, और हास्यकरण में SC ST मुस्लिम महिलाएं ये सब शामिल। और हास्यकरण का अर्थ है कापियों के पन्नों पे बाईं ओर खाली जगह आमतौर पर लिखा नहीं जाता है, उसे पन्ने का हास्य कहा जाता है। हास्याई का मतलब है कि जिसे किनारे या हाशिए पर ढकेल दिया गया है, ऐसे में वह व्यक्ति चीजों के केंद्र में नहीं रहता। और आदिवासी कौन लोग हैं? तो आदिवासी शब्द का मतलब होता है मूल निवासी। ये ऐसा समुदाय है जो जंगलों के साथ जीते आए हैं। भारत की लगभग 8% आबादी आदिवासियों की है। देश के बहुत सारे महत्वपूर्ण खनन एवं औद्योगिक क्षेत्र आदिवासी इलाके में है। अगर आदिवासियों के समूह की बात करेंगे लोग तो जमशेदपुर, रावरकेला, बोकारो और भिलाई के नाम आपने सुना होगा। भारत में 500 से ज्यादा तरह के आदिवासी समूह है और छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एवं त्रिपुरा आदि राज्यों में आदिवासी संख्या काफी ज्यादा है। आदिवासियों का समूह और उनके स्थान, तो ये मैप मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो राजस्थान के क्षेत्र हो गया, और अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, पश्चिम बंगाल, झारखंड, मिजोरम, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तो ये आदिवासियों का समूह और उनके स्थान है। आदिवासियों से संबंधित करेंट अफेयर, तो सितंबर 2022 में 5 जातियों को अनुसूचित जनजाति ST का दर्जा दिया गया, और हट्टी जनजाति हिमाचल प्रदेश में है, और नारिकोरावन तमिलनाडु में है, और बिंडिजिया छत्तीसगढ़ में, और गौंड यूपी में, और बैठक करूबा ये कर्नाटक में है। 1931 तक आदिवासियों के लिए बहिष्कृत शब्द प्रयोग किया जाता था। 1935 में आदिवासी शब्द यूज हुआ। आदिवासियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान, तो 5वीं अनुसूची में देखेंगे तो असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा को छोड़कर अन्य जनजातीय प्रदेशों का प्रशासन व नियंत्रण किया जाएगा। और 6ठी अनुसूची में देखेंगे तो असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा इन राज्यों का प्रशासन शामिल है। और अनुसूचित जनजाति से संबंधित अनुच्छेद 366 और 342 है। जनजातीय धर्म, तो आदिवासियों के बहुत सारे जनजातीय धर्म होते हैं। उनके धर्म इस्लाम, हिंदू, ईसाई आदि, और वे अक्सर अपने पुरखों की गांव और प्रकृति की उपासना करती है, और प्रकृति से जुड़ी आत्माओं में पर्वत, नदी, पशु आदि की आत्माएं हैं। और भाषाएं देखेंगे लोग तो आदिवासियों की अपनी भाषाएं रही है, और उनमें से ज़्यादातर संस्कृत से बिल्कुल अलग और संभवतः उतनी ही पुरानी है। इनमें संथाली बोलने वाले की संख्या सबसे अधिक है, और 1956 में 31 जनजातियां थी, जिनमें से 97 ग्रामीण क्षेत्रों में रह रही थी। 2011 की जनगणना के अनुसार मुसलमान भारत की आबादी का 3.2% है। और अल्पसंख्यक और हास्यकरण, तो मौलिक अधिकारों के जरिए हमारा संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है। अल्पसंख्यक तो ऐसे समुदायों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो संख्या की दृष्टि से बाकी आबादी के मुकाबले बहुत कम है, लेकिन यह अवधारणा केवल संख्या के सवाल तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके सामाजिक व सांस्कृतिक आयाम भी होते हैं। बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति, समाज और सरकार की अभिव्यक्ति को प्रभावित कर सकती है। संभव है कि छोटे समुदाय हाशिए पर खिसकते चले जाए। और अल्पसंख्यक में देखेंगे तो हमारे संविधान के अनुच्छेद 29-30 ये शिक्षा का अधिकार देते हैं। अल्पसंख्यक वो है जो संख्या कम है, और अनुच्छेद 29-30 में धार्मिक और भाषाई आधार पर अल्पसंख्यकों की बात की गई। हास्यकरण से निपटना, तो मौलिक अधिकारों का उपयोग, तो हाशियाई तबकों के अधिकार और हाशियाई तबकों के लिए कानून कौन कौन से हैं, सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन, और दूसरा है दलितों और आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा, और अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, और आदिवासियों की मांगों और
1989 अधिनियम के बारे में और आर्टिकल 14, 15 और 17 और मौलिक अधिकार में आर्टिकल 29, 30 शिक्षा का अधिकार देते हैं। हास्यकरण से निपटना तो पहला मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट में देखेंगे लोग तो आर्टिकल 17 अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध बनाता है और आर्टिकल 15 जाति, वंश, लिंग, धर्म, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करें और एससी या एसटी के शिक्षा आर्टिकल 29 और 30 में शिक्षा के अधिकार की बात की। दूसरा है सामाजिक न्याय तो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सभी को समान अधिकार हो। सामाजिक न्याय में देखेंगे तो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सभी को समान अधिकार और संसाधनों तक पहुंच हो तभी सामाजिक न्याय स्थापित हो। और समाज के वंचित वर्ग एससी एसटी में देखेंगे इसको कम करने के लिए सरकार कुछ कानून बना दे। आज हमारे देश के आदिवासी, दलित, मुसलमान और अन्य हाशियाई समूह यह दलील दे रहे हैं कि एक लोकतांत्रिक देश का नागरिक होने के नाते उन्हें भी बराबर के अधिकार मिलना चाहिए और उनके अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। तो मौलिक अधिकारों का उपयोग यह हमारे संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये अधिकार सभी को भारतीयों को समान रूप से उपलब्ध होते हैं और हाशियाई तबकों के अधिकार तो पहला है अपने मौलिक अधिकारों पर जोर देकर उन्होंने सरकार को अपने साथ हुए अन्याय पर ध्यान देने के लिए मजबूर किया। दूसरा है उन्होंने इस बात के लिए दबाव डाला है कि सरकार इन कानूनों को लागू करे। तीसरा है कई बार हाशियाई तबकों के संघर्ष की वजह से ही सरकार को मौलिक अधिकारों की भावना के अनुरूप नए कानून बनाने पड़े हैं। और संविधान में आर्टिकल 17 अस्पृश्यता या छुआछूत का उन्मूलन किया जा चुका है और आर्टिकल 15 में किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। हाशियाई तबकों के लिए कानून तो हमारे देश में हाशियाई तबकों के लिए खास कानून और नीतियाँ बनाई गई है और सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन तो संविधान को लागू करने के लिए राज्य और केंद्र सरकार जनजाति आबादी वाले या भारी दलित आबादी वाले इलाकों में विशेष प्रकार की योजनाएं लागू करती है जैसे मुफ्त छात्रावास, मुफ्त शिक्षा आदि। और आरक्षण तो शिक्षा संस्थानों और सरकारी नौकरियों में दलितों और आदिवासियों के लिए सीटों का आरक्षण का कानून एक महत्वपूर्ण है। तर्क पर आधारित आरक्षण नीति तो अनुसूचित जाति या दलितों, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी व अति पिछड़ी जातियों की अपनी अपनी सूचियां हैं। कॉलेज, नौकरी और संस्थानों में आरक्षण मिलता है। हाशियाई तबकों के अधिकारों की रक्षा तो दलितों और आदिवासी समुदाय को भेदभाव और शोषण से बचाने के लिए नीतियों के अलावा हमारे देश में कई कानून भी बनाए गए हैं। अधिनियम 1989 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के साथ हो रहे अत्याचार, दुर्व्यवहार और अपमान पर रोक लगाने के लिए दोष पाई करे। पहला है शारीरिक रूप से खौफनाक और नैतिक रूप से निंदनीय अपमान के स्वरूप की सूची दी गई है और दूसरा है इसमें ऐसे कृत्यों की सूची भी है जिससे के जरिए दलितों और आदिवासियों को उनके संसाधनों से वंचित नहीं किया जाएगा। तीसरा है अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की किसी भी महिला का अपमान या शोषण नहीं कर सकते। हाशियाई तबकों की मांग तो 1889 का अधिनियम एक और वजह से महत्वपूर्ण है। पहला है जमीन पर कब्जा करने पर कानून का सहारा ले सकते हैं। दूसरा है विस्थापन करने पर मुआवजा दिया गया है और तीसरा है विस्थापितों को पुनर्वास और खर्च दिया गया है और चौथा है संवैधानिक रूप से आदिवासियों को जमीन को किसी गैर आदिवासी व्यक्ति को नहीं बेचा जा सकता है। और ये फिल्म्स के लिए फैक्ट है अनुच्छेद 15 और 17 दोनों ही सभी के लिए उचित और समान व्यवहार सुनिश्चित करते हैं। और यूपीएससी फिल्म्स के या पीसीएस के फिल्म्स के लिए ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के बारे में। तो यह अधिनियम वन निवासियों के वास भूमि, खेती योग्य और चरगाह भूमि, वन उपज के अधिकार को मान्यता देता है और अधिनियम बताता है कि वनवासियों के अधिकारों में वनों और जैव विविधता का संरक्षण शामिल है।
जन सुविधाएं, पब्लिक फैसिलिटीज, तो सरकार की भूमिका, इसमें सरकार की भूमिका, तो सभी लोगों को जन सुविधाएं मुहैया कराने की जिम्मेदारी सरकार के ऊपर आती है। जन सुविधाओं का संबंध लोगों की मूलभूत सुविधाओं से होते हैं। सरकार को जन सुविधाओं के लिए पैसा कहाँ से मिलता है, और जनता से मिलने वाला कर सरकार की आमदनी का मुख्य जरिया होता है। और पानी के जीवन के मौलिक अधिकार का हिस्सा बनाए। जीवन और स्वास्थ्य के लिए पानी आवश्यक है, न केवल यह हमारी दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 आर्टिकल 21 के अंतर्गत पानी के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है। और जन सुविधाएं, तो प्रत्येक व्यक्ति को बिजली, सार्वजनिक परिवहन, विद्यालय और कॉलेज की सुविधाएं मिलनी चाहिए। और भारतीय संविधान तो 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। और वर्तमान में लगभग 1500 लोगों को प्रतिदिन मृत्यु हो जाती है जल जनित बीमारियों से। तो सरकार की भूमिका, इसमें सरकार की भूमिका, तो सभी लोगों को जन सुविधाएं मुहैया कराने की जिम्मेदारी सरकार के ऊपर आती है। जन सुविधाएं के संबंध में लोगों की मूलभूत सुविधाओं से होता है। और सरकार को जन सुविधाओं के लिए पैसा कहाँ से मिलता है, जनता से मिलने वाला कर सरकार की आमदनी का जरिया होता है। और चेन्नई में पानी आपूर्ति, तो जन सुविधाएं सभी को मुहैया होनी चाहिए, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। पानी की उपलब्धता के अलावा कुछ ही लोगों की सुरक्षित पेयजल तक पहुंच है। यह स्थिति पर्याप्त और स्वच्छ पेयजल कराने के लक्ष्य से बहुत दूर है। निजी कंपनियां तो पानी की कमी से मुनाफे के लिए नए रास्ते खोल दिए हैं। 13,000 से भी ज़्यादा टैंकर इस काम में लगे हुए हैं। और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तो पानी का अधिकार आर्टिकल 21 में शामिल होगा। और स्वच्छ पानी का अधिकार ये जीवन के अधिकार में शामिल होगा। और SDG 6 सतत विकास लक्ष्य 6 ये स्वच्छ जल और स्वच्छता की बात करता है। भारत का संविधान अनुच्छेद 21 के तहत पानी के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा मानता है। और कानून और सामाजिक न्याय में देखेंगे तो प्रत्येक व्यक्ति या वर्ग को समान रूप से सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक अधिकार व अवसर उपलब्ध हो। और जैसे सरकार के द्वारा एक कानून बनाया गया न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, तो इसकी आवश्यकता क्यों था, क्योंकि मजदूरों के शोषण हो रहा था। और सरकार के द्वारा ये निर्धारित कर दिया गया कि इससे कम वेतन, इससे कम मजदूरी नहीं दे सकते। और इसी आवश्यकता से सामाजिक न्याय और शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो फंडामेंटल राइट की बात की गई है। और आर्टिकल 23 और 24, आर्टिकल 23 और 24 में बात की गई है कि कोई व्यक्ति शोषण नहीं कर पाएगा। फिल्म्स के फैक्ट है यह खतरनाक व्यवसाय और प्रक्रियाओं में किशोरों 14 से 18 वर्ष के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है, जैसे पटाखे, खनन, बिजली, जो भी इस तरह के खतरनाक काम है इसमें बच्चों को नहीं लगा सकते हैं। और सन 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में 5 से 14 साल की उम्र के 40 लाख से ज़्यादा बच्चे विभिन्न में नौकरी करते हैं। और 2016 में संसद ने बाल श्रम प्रतिषेध विनियमन अधिनियम 1986 में संशोधन किया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सभी व्यवसायों में तथा किशोरों 14 से 18 वर्ष के जोखिमकारी व्यवसायों और प्रक्रियाओं में नियोजन करने प्रतिबंध है। भोपाल गैस त्रासदी 2 दिसंबर 1984 को हुआ। आर्टिकल 21 जीवन के अधिकार का उल्लंघन न हो। 1998 के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने अपने कई फैसलों से आदेश दिया कि दिल्ली में सार्वजनिक वाहन कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG ईंधन का इस्तेमाल करें। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक